क्या एक स्लाइम पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को हिलाकर रख सकता है? दोस्तों आज हम देखेंगे दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम के एपिसोड 5 को, जहां रिमिरू अपनी सबसे बड़ी मीटिंग के लिए इंग्रेसियर पहुंच चुका है, लेकिन उसे नहीं पता कि इस मीटिंग की आड़ में उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। क्या रिमिरू इन चालाक इंसानों के जाल में फंस जाएगा? और अंत में रिमिरू को इतना गुस्सा क्यों आया कि उसने पूरे काउंसिल को डरा दिया? सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो बिना स्किप किए अंत तक बने रहना। तो कहानी की शुरुआत में हमें रिमिरू का सीन दिखाया जाता है, जो कि फाइनली इंग्रेसिया पहुंच गया था और वहां पे उसकी मीटिंग होने वाली थी। आपको काफी अच्छी तरीके से पता होगा अगर आपने पिछले एपिसोड को देखा हो तो। और साथ ही वो वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन भी करता है ताकि लोगों को पता चल जाए कि वो वहां पे आ चुका है। और वो दोनों लोग मैप को देख रहे हैं और मैप के अंदर टेम्पेस्ट भी होता है और बेनीमारू टेम्पेस्ट को देख के काफी ज्यादा खुश हो रही और बताने लगती है कि सच बताऊं तो ये मैप देखने में काफी बड़ा लगता है और काफी कमाल का भी लगता है। और ये सारी चीजें रिमिरू को भी काफी अच्छा लगता है और सभी लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। और इस डील के लिए या फिर आप कह सकते हो इस मीटिंग के लिए अपना रिमिरू भी काफी एक्साइटेड था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि ये मीटिंग शायद उनकी लाइफ को थोड़ा बहुत और चेंज करने में मदद कर सके। लेकिन तभी उसकी नजर शोना के ऊपर जाती है और शोना की नजर किसी और जगह ही होती है और वो ड्रेस को देख रही थी। उसको ये ड्रेस काफी ज्यादा पसंद आता है और इसके बाद रिमिरू कैसे उसकी बात नहीं मानता। और इसके बाद सभी लोग जाते हैं ड्रेस खरीदने के लिए और वो बताने लगता है कि तुम्हें जो भी ड्रेस चाहिए तुम वो ले सकती हो। और साथ ही बेनीमारू और बाकी लोगों को भी कहने लगता है कि तुम्हें भी ड्रेस ले लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और साथ ही जो टेलर होता है वो उन सभी का नाप लेने लगता है ताकि उनके लायक काफी अच्छी ड्रेस बना सके या फिर उनको दे सके। और फाइनली शोना कपड़े पहन के बाहर निकलती है और सच बताऊं वो काफी कमाल की लग रही थी, मतलब सच में वो काफी कमाल की लग रही थी। वैसे दोस्तों शोना इस नई ड्रेस में वाकई बहुत प्यारी लग रही है ना? आपको शोना का ये नया लुक 10 में से कितना पसंद आया? अपनी रेटिंग अभी कमेंट्स में लिखो। और बेनीमारू को भी थोड़ा शर्म आता है वो सारे कपड़े पहनने के बाद। और तभी रिमिरू कहने लगता है कि मुझे भी नए कपड़े पहनना है, लेकिन हमें रिमिरू के कपड़े नहीं दिखाए जाते हैं। और इसके बाद वो सभी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और तभी वहाँ पे हिनाता आती है और हिनाता को देख के रिमिरू काफी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और फनी बात तो ये था कि हिनाता उसके कपड़े को देख के काफी हैरान हो जाती है कि आखिर तुमने क्या पहन रखा है। लेकिन बेचारे के पास क्या ही ऑप्शन था, टेलर ने यही कपड़े दिए तो उसको यही पहनना पड़ा। और रिमिरू जो होता है वो वहाँ मैजिक का इस्तेमाल करता है ताकि बाकी लोग उनकी बातें बिल्कुल भी ना सुन सकें। और हिनाता बताने लगती है कि कल मीटिंग है और तुमसे काफी ज्यादा क्वेश्चंस किए जाएंगे और अगर तुम उन सभी के आंसर उनके मिलते जुलते हिसाब से दोगे तो उसके बाद तुम्हारा काम काफी अच्छे तरीके से हो सकता है। और रिमिरू कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा, काम काफी आसानी से हो जाएगा। और हिनाता कहने लगती है कि मैं भी होप करती हूँ कि ऐसा ही हो, लेकिन कुछ बंदे हैं जो कि हमारे बीच में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। वो बताने लगती है कि कुछ लोग हैं जो कि तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेंगे, जिस कारण काम गलत भी हो सकता है। और वो लोग चाहेंगे कि रिमिरू वहाँ पे हंगामा करने की कोशिश करे ताकि बाकी लोगों को लग सके कि ये सच में मॉन्स्टर है। और रिमिरू बताने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बचा नहीं हूँ, मैं काफी बड़ा इंसान हूँ। हिनाता रिमिरू की बातें समझ तो पा रही थी, लेकिन फिर भी उसको पता था कि कुछ लोग हैं जो कि रिमिरू को काफी परेशान करने की कोशिश करेंगे। और वो बताने लगती है कि बस तुम्हें उन सभी लोगों से संभल के रहना है। और रिमिरू भी उसको धन्यवाद कहने लगता है। और तभी हिनाता कहने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि काउंसिल हमारे साथ समझौता इसलिए करना चाहता है और वो तुम्हारे साथ समझौता इसलिए करना चाहते हैं ताकि आगे जाके वो तुम्हारा इस्तेमाल कर सके, तुम्हारी पावर्स का इस्तेमाल कर सके। और रिमिरू कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे उन सभी का बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत है और वो लोग समझौता करें या फिर ना करें, मेरा उसमें बिल्कुल भी कोई लॉस नहीं होने वाला। और साथ ही उन लोगों की हिम्मत नहीं कि वो हमारे ऊपर अटैक कर सके। और वो उन्हें रास्तों के बारे में बताने लगता है कि उनके पास केवल 3 रास्ते हैं जहाँ से वो हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। पहला, वे सभी रिवर के रास्ते अचानक से अटैक कर सकते हैं, लेकिन रिवर में काफी ज्यादा मॉन्स्टर है जिस कारण वो काफी खतरनाक हो सकता है। और दूसरा, वो लोग बैली के रास्ते से आ सकते हैं, माउंटेन्स के रास्ते से आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें काफी ज्यादा ड्रैग्स देखने को मिलते हैं जो कि उन सभी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और तीसरा और आखिरी रास्ता वो फॉरेस्ट का रास्ता है और अगर वहाँ से आने की कोशिश करेंगे तो हमारे सोल्जर्स वहाँ पे हैं और वो लोग बिल्कुल भी उनको आगे जाने नहीं देंगे। और वो कहने लगता है कि इस कारण मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमें बिल्कुल भी धोखा देने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बाद भी हिनाता को थोड़ी बहुत फिक्र हो रही और वो बताने लगती है कि उसके बाद भी हमें थोड़ा बहुत तो चेक करना चाहिए ना। और रिमिरू की भी लड़कियों के आगे कहाँ चलती है। वो हिनाता की बात मान जाता है और इसके बाद वो अपने वॉइस से पूछने लगता है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सजेशन दो। और रिफाइल जो है वो उसको काफी ज्यादा चीजों के बारे में बताने लगती है और रिफाइल काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है। और वो सारी बातें सुन के तो अपना रिमिरू भी काफी हैरान हो जाता है और रिमिरू को भी पता चल जाता है कि हिनाता की बातें सही थी और वो उससे काफी प्यार से बात करने लगता है। और वो कहने लगता है कि प्लीज क्या तुम डॉल्विन जा सकती हो और वहाँ पे जाके तुम्हें थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और हिनाता को नहीं पता था कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है। और तभी रिमिरू बताने लगता है कि वहाँ से शायद हमें एक चौथा रास्ता देखने को मिल सकता है। और ये बात सुन के हिनाता को भी काफी अच्छा लगता है कि चलो इसको एक काफी कमाल का काम करने का तो मौका मिल रहा है। इसके बाद रिमिरू उसी मर्चेंट के बारे में बात करने लगता है जो कि हमारे फेस्टिवल में आया था। वो सभी को भड़काने की कोशिश करता, जिसके साथ हमने व्यापार करने से मना कर दिया था, तो वो यहाँ पे आया था। लेकिन मुझे अभी पता लगा है कि वो काफी टाइम पहले वो मर चुका है। वो सोचने लगता है कि उसका कनेक्शन काफी बड़े लोगों से हो सकता है या फिर काफी बड़े लोग भी इसके पीछे हो सकते हैं। और देखा जाए तो सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे थे और जो अपना निंजा और कुत्ता होते हैं वो बताने लगे हैं कि मैंने उसको देखा था तो उसका पत्ता कट हो गया था और साथ ही उसके ऊपर कोई मैजिक का भी इस्तेमाल नहीं हुआ था।
और वो बंदा छेद के बारे में बताने लगता है कि उसके माथे में एक गोल सा छेद था। और ये सुन के अपना रिमोरू जो होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से बंदा बता रहा था उस तरीके से रिमोरू को ऐसा लग रहा था कि वो काम तो स्नाइपर का हो सकता है। लेकिन अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि जिस दुनिया में गन्स का नामो निशान नहीं है, वहाँ स्नाइपर जैसा हमला किसने किया होगा? क्या आपको लगता है कि यहाँ रिमोरू के अलावा कोई और भी है जो हमारी दुनिया से आया है? अपनी थ्योरी कमेंट में बताओ। पर रिमोरू ने आज तक इस वर्ल्ड के अंदर कभी गन को देखा ही नहीं या फिर स्नाइपर देखा ही नहीं था, तो आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? और बंदा काफी परेशान था और बाकी लोगों को गन के बारे में नहीं पता था। तो इसके बाद वो गन के बारे में बताने लगता है कि गन कैसा होता है या फिर क्या होता है। और फाइनली उन सभी की मीटिंग खत्म होती है और वो सभी लोग जानने लगते हैं वहाँ से। लेकिन फनी बात तो ये था कि सड़क पे सभी लड़कियों की नजर केवल रिमोरू के ऊपर जा रहा था। उसने एक तो काफी वियर्ड सा आउटफिट पहन रखा था और ऊपर से लड़कियों की तरह उसका लुक था। काफी क्यूट सभी लड़कियां कह रही थी। और इसके बाद मारिया बेल का सीन दिखाया जाता है और वो काफी एक्साइटेड थी क्योंकि कल रिमोरू काउंसिल में आने वाला था। और साथ ही वो सोच रही थी कि आखिर उसको किस तरीके से जेनिस को काफी अच्छे तरीके से पता, और उसको ये भी पता था कि रिमोरू को अप्रूव तो बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा काउंसिल के अंदर। और उसके ग्रैंडफादर कहने लगते हैं कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? और मारिया बेल बताने लगती है कि उसने काफी लोगों को अपने कंट्रोल में कर रखा है और मुझे ऐसा लगता है कि हमें यूकी की जरूरत तो उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली। और ग्रैंडफादर कहने लगते हैं कि ये तो सुनने में काफी कमाल का लग रहा है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि तुम्हें पता है कि वो काफी ज्यादा ही पावरफुल है। और तभी एक बंदा मारिया बेल के पास आता है और वो उसको बताने लगता है कि रिमोरू फाइनली हेडक्वार्टर के लिए निकल गया। और ये बातें मारिया बेल को काफी अच्छी लगती हैं और वो उस बंदे को एक मिठाई खिलाने लगती है और साथ ही काफी अजीबोगरीब से सवाल करने लगती है। और ये सारे सवाल सुन के वो बंदा भी काफी गुस्सा हो जाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। और वो बंदा यूकी के बगल से गुजरता है और यूकी सोचने लगते हैं कि अचानक से इस बंदे को हो क्या गया। और इसके बाद वो मारिया बेल के पास जाता है और बताने लगता है कि जैसा तुमने सोचा था सब कुछ एकदम प्लान के हिसाब से हो रहा है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम मुझे वहाँ क्यों भेजना चाहती हो। मारिया बेल बताने लगती है कि तुम मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। हमारे हाथ में जितना सिचुएशन रहेगा उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। और अभी हमें वही बंदा दिखाया जाता है जिसकी मारिया बेल ने काफी बेइज्जती की थी और वो बंदा अभी उससे बदला लेना चाहता था और वो कुछ प्लान करने लगता है। और इसके बाद फाइनली हमें रिमोरू और बाकी लोगों का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पर शोना को देखो, वो सच में काफी कमाल की लग रही थी। वो इस आउटफिट में काफी कमाल की लगती है। और वो लोग अभी मीटिंग के लिए पहुंच गए थे और इस टाइम रिमोरू काफी ज्यादा एक्साइटेड था। और जैसे ही रिमोरू अंदर एंटर करता है तो कुछ बंदे रिमोरू को पहचान जाते हैं और वो काफी प्यार से कहने लगते हैं कि सर हम आपको याद है क्या, हम आपके फेस्टिवल में आए थे और हमें वहाँ काफी अच्छा लगा था। और ये सारी बातें सुन के रिमोरू को भी काफी अच्छा लगता है। लेकिन तभी पीछे से कुछ बुरे लोग आते हैं और वो कहने लगते हैं कि तुम जैसे छोटे लोगों को आखिर यहाँ पे किसने आने दिया? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इस मीटिंग में केवल बड़े लोगों का ही काम है। और ये बातें सुनकर रिमोरू को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने आप पे काफी कंट्रोल करता है ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो। और बेनीमारू और शोना सब जो होते हैं उन सभी को भी वहाँ पे कुछ कहने का मन तो था, लेकिन वो लोग भी नहीं कहते क्योंकि रिमोरू ने वहाँ पे बोलने के लिए मना किया था। और रिमोरू भी अभी थोड़ा बहुत मजाक करने लगता है बेनीमारू और बाकी लोगों के साथ ताकि उन सभी का मूड अच्छा हो सके। और इसके बाद जो काउंसिल का हेड था वो वहाँ पे टकला आता है और वो बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको बैठ जाना चाहिए और हमें मीटिंग शुरू करना चाहिए। और रिमोरू की जगह काफी अलग होता है बाकियों के मुकाबले। अब ये अच्छे के तौर पे मानो या फिर बुरे के तौर पे मानो, डर के मारे कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन अलग था। और इसके बाद सभी प्लानिंग या फिर स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं और रिमोरू को सभी रूल्स के बारे में बताया जाता है कि अगर उनको काउंसिल के अंदर आना है तो किस किस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। मेजर 3 रूल थे जो कि रिमोरू को तो मानना ही था। पहला था कि उसको इंटरनेशनल नियमों का पालन करना होगा और सेकंड तो थोड़ा बड़ा था, उसको अपने वेपन्स बाकी लोगों के साथ शेयर करना होगा। और थर्ड वाला जो ऑप्शन होता है वो सच में काफी ज्यादा अजीब सा था। और ये बातें सुन के तो रिमोरू भी काफी हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर इन सभी के दिमाग में चल क्या रहा है। और एक बंदा खड़ा होकर कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीजें हमारे यहाँ से शुरू हो, मतलब कि जो थर्ड नियम था वो एक तरह से। और इसके बाद हमें थर्ड नियम के बारे में पता लगता है, जैसे युद्ध के टाइम पे अगर कोई कंट्री लड़ाई कर रही हो तो रिमोरू को अपने सैनिक उसके साथ भेजना होगा फाइट करने के लिए। बेमतलब का रिमोरू को भेजना ही होगा, चाहे उस बंदे का युद्ध रिमोरू के दोस्तों के साथ ही क्यों ना हो रहा हो, लेकिन उसके बाद भी रिमोरू को अपने सैनिकों को भेजना होगा उन बंदों के पास। और रिमोरू ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके बदले उसको काफी अच्छा खासा ऑफर मिला था, काफी अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे और उसको अपने सोल्जर्स को बस वहाँ पे भेजना था। लेकिन रिमोरू ऐसा नहीं करता, उसके लिए उसके सोल्जर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट थे पैसे की तुलना में। और इसके बाद रिमोरू भी उन सभी नियम के ऊपर थोड़ा बहुत बदलाव करता है, अपने आप पेपर पे लिखता है और वो पेपर वो बेनीमारू को देता है। बेनीमारू जो होता है वो पेपर लाके टकले को पकड़ा देता है। और देखा जाए तो सभी लोग तो काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिर रिमोरू इतनी जल्दी सभी नियमों को कैसे लिख सकता है। जो भी उसने हेर फेर किया, थोड़े बहुत बदलाव किए, वो सब कुछ वो कैसे कर सकता है, इतनी जल्दी पेपर पे कैसे लिख सकता है। और रिमोरू भी बताने लगता है कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तुम्हें उसको रीड करना चाहिए और तुम्हें ये बताना चाहिए कि मेरा बदलाव तुम्हें कैसे लग रहा है, हमें ये फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और वो सब लोग काफी लंबा डिस्कशन करते हैं, मतलब कि बाकी लोग काफी लंबा डिस्कशन करते हैं, अग्री करना है या फिर नहीं करना है। और इसके बाद वो लोग पेपर पे कुछ और लिख के भेजते हैं रिमोरू के पास। पता नहीं क्या लिखा होता है उस पे, उसके बारे में हमें नहीं बताया जाता, लेकिन जैसे ही रिमोरू पढ़ता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और फनी बात तो ये है कि हमने रिमोरू को कभी भी इतना ज्यादा गुस्सा नहीं देखा। जब शियोन या फिर बाकी लोग मरे थे उसी टाइम पे वो इतना गुस्सा हुआ था। तभी रिमोरू कहने लगता
लगता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुमने जो कहा मैं उसको फॉलो करूंगा, और सच में वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। कहने लगता है कि तुम्हें सच में मैं इतना नॉर्मल इंसान लग रहा था कि तुम मुझसे इतना लाइटली से बात करोगे। लेकिन हमें ये नहीं पता लगता है कि आखिर उस पेपर के अंदर क्या लिखा हुआ था। तो दोस्तों, उस लेटर में आखिर ऐसा क्या था जिसने शांत रहने वाले रीमरू के अंदर के दानव को जगा दिया? क्या ये किसी नए युद्ध की शुरुआत है? मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है उस पेपर में क्या शर्तें थी। और हाँ, अगले एपिसोड का धमाका मिस नहीं करना चाहते तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दो। मिलते हैं अगले एपिसोड की गर्मा गर्म थ्योरी के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।